कहानी की शुरुआत में हम फीमेल माउस एडा को देखते हैं, जो अपने पापा एरविन के साथ पेरिस सिटी की सरहद पर मौजूद अपने फैमिली एम्यूजमेंट पार्क में रहा करती थी। एरविन यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कार रेस ग्रैंड प्रिक्स के रिटायर्ड चैंपियन थे। उनकी तरह एडा को भी कार रेसिंग का बहुत शौक होता है और उसके पास अपने पापा की तरह अच्छी रेसिंग स्किल्स भी थी। वो ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने के बारे में सोचती है और अपने पापा से इसके बारे में पूछने लगी, मगर एरविन ने उसे मना कर दिया। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेसिंग बहुत पसंद है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद से हमारे एम्यूजमेंट पार्क के हालात खराब चल रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे लोन है और अगर हमने समय रहते लोन नहीं चुकाए तो पार्क बर्बाद हो जाएगा। एडा बोली, मुझे भी ये पार्क बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पार्क माँ के लिए कितना जरूरी था। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना बहुत वक्त पहले ग्रैंड प्रिक्स में चली जाती। वो चुपचाप फैमिली एल्बम देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एरविन ने जिन लोगों से लोन लिया था वो अपने पैसे मांगने के लिए वहाँ आए होते हैं। वो कहने लगे, तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है, अगर इसी बीच तुमने सारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे एम्यूजमेंट पार्क को अपने कब्जे में कर लेंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एरविन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो एक हफ्ते के अंदर सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे और एडा खुद को लोन न चुकाने का जिम्मेदार मानने लगी, क्योंकि अगर वो रेसिंग छोड़कर पार्क पर ध्यान देती तो शायद आज हालात कुछ अलग होते। एडा को ग्रैंड प्रिक्स रेस की शिप दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचने लगी, यूरोप कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से लोग ग्रैंड प्रिक्स रेस देखने आएंगे। अगर मैं किसी तरह उन्हें अपने एम्यूजमेंट पार्क ले आऊं तो टिकट के पैसों से हम लोन चुका सकते हैं। एडा बिना वक्त गवाए अगली सुबह उस जगह पर चली जाती है जहां रेस होने वाली थी। दरअसल ग्रैंड प्रिक्स रेस यूरोप कॉन्टिनेंट के 4 अलग अलग देशों में होती थी और पहली रेस फ्रांस पेरिस में होने वाली है। एडा रेस देखने आए लोगों को अपने एम्यूजमेंट पार्क के पैम्पलेट देने लगी ताकि सब उसके पार्क में आ सके। ग्रैंड प्रिक्स रेस की प्रेसिडेंट सिंडी एक एक करके सबको रेसर्स से मिलवाती है। वहाँ एडा का फेवरेट रेसर एड भी आया था, जो पिछले 4 सालों से ग्रैंड प्रिक्स का चैंपियन है। उसे देखकर एडा और बाकी सब बहुत खुश थे। एडा की नजर एड की रेस कार पर पड़ती है। एक रेसिंग कार देख वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसके अंदर जाकर बैठ गई। वो गलती से कार शुरू कर देती है और उसे चलाने लगी। एड ने उसे देख लिया था और कार के साइड में लटक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एडा को कार रोकना नहीं आता था। वो गलती से कार की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे कार स्पिन करते हुए रेत के ढेर से जा टकराई। एडा इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अपने सबसे फेवरेट रेसर्स की कार से स्टंट किया होता है। पर इस खतरनाक स्टंट की वजह से एड के कंधे में मोच आ गई और अब वो इस हालात में गाड़ी नहीं चला सकता था। एडा बोली, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और डॉक्टर तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देंगे। पर एड दोबारा उसके साथ कार में बैठकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वो कहता है, अगर सिंडिया किसी दूसरे रेसर्स को पता चल गया कि मुझे चोट लगी है तो मुझे रेस से बाहर कर दिया जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स का रूल है कि अगर रेसर को चोट लगती है तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता है। एडा उसे फॉर्च्यून टेलर रोजा के पास लेकर गई, पर रोजा भी उसका हाथ ठीक नहीं कर पाती। वो बोली, तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना होगा, वरना मोच ठीक नहीं होगी। एड को इससे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि कल ग्रैंड प्रिक्स रेस शुरू होने वाली थी। एडा बोली, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं और मुझे रेसिंग करना भी आता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी जगह रेस में हिस्सा लूं। मैं हेलमेट पहन लूंगी, जिससे किसी को मेरी असलियत का पता नहीं चलेगा। शुरुआत में एड इसके लिए तैयार नहीं था, पर वो किसी भी हालत में 5वीं बार ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन बनने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए एडा को अपनी जगह रेस करने देने के लिए मान गया। एडा कहती है, मैं सिर्फ एक शर्त पर रेस में हिस्सा लूंगी, तुम्हें प्राइज मनी का आधा हिस्सा मुझे देना होगा ताकि मैं लोन चुकाकर अपने एम्यूजमेंट पार्क को बचा सकूं। एड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने मान लिया। रेस के दिन वो एडा को अपना सबसे बड़ा फैन बताकर शिप के अंदर ले जाता है। एडा उससे साथी रेसर्स के बारे में पूछने लगी, पर एड ने कभी भी अपने अपोनेंट रेसर्स पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं था। वो एडा को अपनी ड्रेस पहनाकर एक ईयरपीस दे देता है ताकि रेस में उसे गाइड कर सके। उसने खुद नकली मूछें लगाकर केप पहन ली ताकि किसी को उसकी असलियत पता न चले। रेस शुरू होने से पहले सबको बताया जाता है कि पहले राउंड में कुल 40 रेसर्स होंगे। टॉप 30 रेसर्स अगले राउंड में पहुंचेंगे, जबकि बाकी के 10 रेसर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसका मतलब लंदन फाइनल में सिर्फ 10 रेसर्स बचेंगे और उस दिन जीतने वाला ग्रैंड प्रिक्स यूरोप रेस का चैंपियन बनेगा। कुछ ही वक्त में रेस शुरू हो गई थी और एडा घबरा रही थी, जिससे धीरे धीरे सभी रेसर्स एडा से आगे निकलने लगते हैं। एड उसे शांत करके गाइड करने लगा, जिससे एडा दोबारा से रेसर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन तभी उसकी कार के आगे कोई ग्रीस बॉल से फेंक देता है, जिससे उसकी कार एक जगह पर घूमने लगी। वो रेस से एलिमिनेट होने वाली थी, पर काफी मेहनत के बाद खुद को तीसरे नंबर पर लाकर रेस खत्म कर
देती है और एलिमिनेट होने से बच गई। वो एड को बताने की कोशिश करती है कि ट्रैक में जरूर कुछ चीज थी जिसकी वजह से कार घूमने लगी, पर एड को लगता है कि एडा सिर्फ रेस में पीछे आने की वजह से बहाना बना रही है। एडा दूसरे रेसर्स के पास आकर उनसे बातें करने लगी, पर एड उसे दोबारा रूम में ले आया और कहने लगता है आखिर तुम दूसरे रेसर्स से क्यों बातें कर रही हो। एडा बोली मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो, तुम्हें अपने साथी रेसर्स के बारे में कुछ नहीं पता और न ही तुम उनसे बात करते हो, जबकि वो सब रेस में हुई गलतियों के बारे में बात करके एक दूसरे की मदद करते हैं और तुम अकेले हो। वो जवाब देता है मैं सबसे बेहतरीन रेसर हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं और मेरे पास हजारों लाखों फैंस हैं, तो आखिर मैं अकेला कैसे हुआ। अगली रेस के लिए वो सब जर्मनी पहुँच जाते हैं और कुछ ही वक्त में रेस शुरू होती है। सिंडी रेस को कठिन बनाने के लिए रेसर्स के सामने बड़ी बड़ी स्नो बॉल्स फेंकती है, पर दो स्नो बॉल्स ऐसी थी जैसे कोई उन्हें काबू में करके रेसर्स को आगे जाने से रोक रहा हो। एडा को पूरा भरोसा हो गया कि कोई सच में रेसर्स को फर्स्ट रैंक पर आने से रोक रहा है, क्योंकि पेरिस में भी यही हुआ था। स्नो बॉल से एडा की कार को टक्कर मारने वाली थी, पर वो स्पिन स्टंट मारकर दोनों बॉल्स को बर्बाद कर देती है और इस बार उसने 10वें नंबर पर रेस खत्म की। एडा को लग रहा था कि नाइट रेवन नोट क्रेब उसे रेस जीतने से रोकने के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। दरअसल नोट क्रेब के रेवन होने की वजह से सब उसे इविल और बुरा समझते हैं, जबकि असलियत में वह एक अच्छा इंसान था। एडा एड को बताने की कोशिश करती है कि नोट क्रेब रेस में परेशानी खड़ी कर रहा है, पर एड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इधर एडविन को एडा कहीं नहीं मिल रही थी और उन्होंने टीवी पर उसका स्पिन स्टंट देख लिया, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एडा ग्रैंड प्रिक्स रेस में है। वो रोजा से उसके बारे में पूछने लगे। रोजा बता देती है कि एक दुर्घटना में एड के कंधे में मोच आ गई थी और एडा एम्यूजमेंट पार्क को बचाने के लिए उसकी जगह रेस कर रही है। एडविन बोले मुझे अफसोस है कि मैंने एडा को इतनी परेशानी दी, वो मुझे ग्रैंड प्रिक्स जाने के बाद भी नहीं बता सकी। कुछ भी हो जाए पर ये उसकी जिंदगी का सबसे खास पल है और हमें किसी भी तरह उसके पास पहुंचना होगा। वो रोजा और साथी जॉर्ज के साथ मिलकर एक गाड़ी बनाने लगते हैं ताकि ग्रैंड प्रिक्स फाइनल देखने के लिए लंदन जा सके। एडा नोट क्रेब का पीछा करते हुए उसके कमरे में जा पहुंचती है ताकि सबको यकीन दिला सके कि नोट क्रेब भी रेस में परेशानी खड़ी कर रहा है। नोट क्रेब के कमरे में उसे एडविन के पोस्टर मिले जब वो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन बने थे। एडा समझ नहीं पा रही थी कि नोट क्रेब ने उसके पापा के पोस्टर्स क्यों लगाए हुए हैं। तभी नोट क्रेब वहाँ आ गया। वो पूछता है एडविन बहुत टैलेंटेड और लेजेंडरी रेसर था, पर क्या तुम उसे जानती हो। एडा उसे नहीं बताती कि एडविन उसके पापा है और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी रेसर मैग्नस के कमरे में धुआं निकलने लगता है और सब उसके पास चले गए। दरअसल मैग्नस काफी सालों से ग्रैंड प्रिक्स रेस में सेकंड रैंक पर आ रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर एड को नहीं हरा सकता था, इसीलिए उसने रेस में परेशानियां खड़ी करके चैंपियन बनने के बारे में सोचा। इसी वक्त भी वह थर्ड राउंड में परेशानी खड़ी करने के लिए एक डिवाइस बना रहा था जिससे उसके कमरे में आग लग गई, लेकिन मैग्नस ने सबके सामने अपना नेचर एक क्यूट और शांत बेयर जैसा दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से कोई उस पर शक नहीं करता। नोट क्रेब मैग्नस से पूछताछ कर रहा था पर उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे दोषी साबित नहीं कर सका। सब लोग मैग्नस की झूठी बातों में आकर वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाते हैं मैग्नस अपनी सीक्रेट लैब एक्टिवेट करके थर्ड राउंड को बिगाड़ने की योजना बनाने लगता है। एडा एड के पास आकर कहने लगी मैं यकीन से कह सकती हूँ कि नोट क्रेब भी रेस में परेशानियां खड़ी कर रहा है और अब लोगों की नजरों से बचने के लिए वो बेचारे मैग्नस को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एड कहता है हम बिना किसी सबूत के नोट क्रेब पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्यों ना तुम इस रेस को जीतने पर ध्यान दो और अगर इस राउंड में भी कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर नोट क्रेब की असलियत सबके सामने लाऊंगा। एडा इससे बहुत खुश होती है और उसके साथ मिलकर रेस की तैयारी करने लगती है। अगले दिन वो सब थर्ड राउंड के लिए इटली कोस्ट पर आ जाते हैं और कुछ ही देर में रेस शुरू हो गई। सिंडी रोबोटिक क्रेकन की मदद से रेसर्स के लिए टेप्स बनाती है, पर एडा आसानी से सभी टेप्स से निकल गई और उसकी स्किल से देखकर एड खुश होता है। एडा मैग्नस और नोट क्रेब को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाली थी, लेकिन तभी मैग्नस अपनी कार के नीचे लगे एयर ब्लोअर की मदद से एडा की कार पर हमला कर देता है, जिससे उसकी कार रेसिंग ट्रैक से नीचे उतर गई। पर फिर भी मैग्नस सेकंड रैंक पर आता है और नोट क्रेब फर्स्ट रैंक पर आकर रेस जीत गया। एडा तीसरे नंबर पर आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि नोट क्रेब ने ही उसकी कार को ट्रैक से उतराया है, इसीलिए वह नियमों के खिलाफ जाकर नोट क्रेब की कार के पुर्जे खोलकर देखने लगती है। सिंडी ने एडा को नोट क्रेब की कार तोड़ते हुए देख लिया और उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। वो कहती है मैं जानती हूँ कि इस समय तुम रेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने अपोनेंट की कार को नुकसान पहुँचाओ। भले ही तुम एक बड़े स्टार रेसर हो, मगर तुम्हें भी
सबकी तरह रूल्स फॉलो करने होंगे। सजा के तौर पर तुम्हें फाइनल में पेनल्टी बॉक्स में रखा जाएगा, यानी तुम रेस शुरू होने के 1 मिनट बाद रेस में हिस्सा लोगी। जैसे ही एड को 1 मिनट पेनल्टी के बारे में पता चला, वो नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। एडा को वहाँ एक पुरानी स्केच बुक मिलती है जिसमें एड ने अपने बचपन के दोस्तों की स्केच बनाकर उन पर क्रॉस लगाए हुए थे, जैसे उनके बीच की दोस्ती टूट गई हो। एडा उसे कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। एड गुस्से में स्केच बुक छीनकर कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। एडा को उसका यह बर्ताव पसंद नहीं आता और वह कमरे से बाहर चली गई। वह रेसर बोकली से पूछती है, क्या तुम जानते हो कि एड इतना घमंड में क्यों रहता है और उस स्केच बुक में ऐसा क्या है जो वह किसी को नहीं बताता। बोकली बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ एड सिर्फ लोगों को अपने करीब आने से रोकने के लिए घमंडी बनने का नाटक करता है। और स्केच बुक की बात, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। दरअसल मैं और एड अनाथ थे, हम दोनों कुछ बच्चों के साथ अनाथालय में रहा करते और सभी बहुत खुश थे। एड ने सभी दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया था कि बड़े होकर हम सब एक बेहतरीन रेसिंग टीम बनाएंगे। मगर जैसे जैसे समय बीता, सभी बच्चों को नया परिवार मिल गया और वो अनाथालय छोड़कर चले गए। धीरे धीरे एड का सपना टूटता गया और एक दिन अनाथालय में वो अकेला अनाथ रह गया। उस दिन के बाद से एड ने फैसला कर लिया कि अब वह किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा और सिर्फ खुद पर ध्यान देगा ताकि उसे दोबारा ठेस न पहुंचे। सालों बाद हम एक रेस में मिले, पर एड ने मुझे नजरअंदाज कर दिया और आज तक उसने मुझसे बात तक नहीं की। अब एडा को समझ में आ गया था कि एड हमेशा दूसरे रेसर से और लोगों से बात न करके अकेला क्यों रहता था। वो उससे माफी मांगने के लिए जाने लगी, तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी जो उसे रेस करते वक्त भी आ रही होती है। उसे लगा कि नोट क्रेप फिर से रेस में परेशानी खड़ी करने के लिए कुछ बना रहा होगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि स्मेल मैग्नेस के कमरे से आ रही है। कुछ समय बाद मैग्नेस अपने रूम से बाहर जाने लगा और एडा चालाकी से रूम की चाबी लेकर अंदर चली गई। वहाँ हर तरफ सिर्फ सेकंड रैंक की ट्रॉफीज मौजूद थी। अचानक एक ट्रॉफी को छूते ही मैग्नेस की सीक्रेट लैब एडा के सामने खुल गई। वहाँ उसे ग्रीन बॉल से एयर ब्लोअर और एक मैग्नेटिक ड्रोन मिला। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैग्नेस ही शुरुआत से रेस में परेशानियां खड़ी कर रहा था। तभी मैग्नेस कमरे में आने लगा, लेकिन एडा समय रहते सीक्रेट लैब के अंदर छिप गई। मौका देकर वो कमरे से बाहर निकल कर आई और एड के पास पहुंच गई। वो एड को बताती है, मैंने नोट क्रेप को गलत समझा था, उसने रेस में परेशानी खड़ी नहीं की, बल्कि ये सब मैग्नेस का मास्टर प्लान है। वही शुरुआत से रेसर्स के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा था। एड बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ तक कि मैं भी मैग्नेस को पसंद करता हूँ, वो तो एक मासूम बियर है, वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। खैर मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो अब रेस करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुमने फाइनल तक पहुँचने में मेरी मदद की और चैंपियनशिप जीतने के बाद मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। एडा कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने पैसे के लिए तुम्हारी मदद की, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे भी अपने अनाथ दोस्तों की तरह खुद से दूर कर दो। मुझे लग रहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। एड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है ताकि वह फाइनल की तैयारी कर सके। एडा निराश होकर फाइनल से जाने लगती है, लेकिन तभी एडविन, रोजा और जॉर्ज के साथ वहाँ गए। वो कहते हैं, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतने वक्त ग्रैंड प्रिक्स में आने से रोका, पर अब मैं खुश हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा कर रही हो। एडा निराशा से कहने लगी, मुझे लगता है कि आप पहले सही कहते थे, मैं सच में रेसिंग के लिए नहीं बनी। इतनी कोशिश के बाद भी मैं फर्स्ट रैंक पर नहीं आ सकी, तो आखिर मेरी इन रेसिंग स्किल्स का क्या फायदा। यहाँ तक कि एड ने मुझे रेस करने से भी मना कर दिया, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं बस उसे और बाकी रेसर्स को खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं मानी और अब सारे रेसर्स खतरे में है। कुछ वक्त बाद रेस शुरू हो जाती है, पर एड को पेनल्टी बॉक्स में बंद कर दिया गया था, इसीलिए वह 1 मिनट बाद ही रेस शुरू कर सकता था। एडा एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि आगे जाकर मैग्नेस उसके लिए परेशानियां खड़ी करेगा, पर एड उसकी एक नहीं सुनता और पेनल्टी खत्म होते ही वह तेजी से आगे बढ़ जाता है। एडा को पता चलता है कि मैग्नेस के मैग्नेटिक ड्रोन रेस ट्रैक के नीचे ड्रेनिंग टनल में चल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए एडा एरविन की गाड़ी लेकर टनल में चली जाती है। वहाँ उसे एहसास हुआ कि मैग्नेस ड्रोन की मैग्नेटिक वेव्स की मदद से रेसिंग कार्स का बैलेंस बिगाड़ रहा है ताकि कोई उससे आगे न निकल सके। वो एड की कार को भी ट्रैक से दूर करने लगता है, पर एडा ने उस ड्रोन को क्रैश कर दिया। अब एड को भरोसा हो गया था कि मैग्नेस रेस जीतने के लिए ये सब कर रहा है। एडा कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं ड्रोन का ध्यान अपनी तरफ करती हूँ, तुम मैग्नेस को रोककर रेस जीतने पर ध्यान दो। एड तेजी से मैग्नेस से आगे निकल जाता है। मैग्नेस ड्रोन की मदद से उसे रोकना चाहता था, पर उसे पता चलता है कि एडा ने उसके लगभग सारे ड्रोन नीचे गिरा दिए हैं। मैग्नेस बहुत गुस्से में था, वो अपने ड्रोन को रिस्टार्ट कर देता है और ड्रोन एक ट्रेन उठाकर एडा पर हमला करवाने लगा। एड फिनिश लाइन पार करने वाला था, लेकिन तभी एडा टनल से बाहर आ जाती है और ड्रोन उस ट्रेन को उसके ऊपर गिराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही एडा को खतरे में देखता है, उसने फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब से अपनी कार मोड़ ली और एडा को बचाने के लिए चला जाता है। उसने
एडा की तरह स्पिन स्टंट मारकर अपनी कार को ट्रेन के सामने गिरा दिया, जिससे ट्रेन रेस देखने आए दर्शकों के सामने जाकर रुक जाती है और एडा भी सही सलामत थी। एड के पीछे हटने की वजह से मैग्नस रेस में फर्स्ट आकर चैंपियनशिप जीत चुका था, लेकिन अचानक उसके कंट्रोल रिमोट में खराबी आ गई थी, जिससे उसके ड्रोन, ग्रीन बॉल्स और एयर ब्लोअर उसके सामने आ जाते हैं। सिंडी मैग्नस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। एडा एड से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ मुझे बचाने के लिए तुम फिनिश लाइन के इतने करीब होकर भी उसे क्रॉस नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम 5वीं बार चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सके। एड जवाब देता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर तुम मैग्नस के बारे में पता नहीं लगाती तो शायद मैं फिनिशिंग लाइन के इतने करीब तक नहीं पहुंच पाता। भले मुझे चैंपियनशिप नहीं मिली, पर मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी टीममेट मिल गई। एडा इसे बहुत खुश थी और उसे गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। एड अपने पुराने दुख को बुलाकर बोकली को भी गले लगाकर दोस्ती कर लेता है। सिंडी कहती है कि मैग्नस ने रेस में परेशानी खड़ी करके ग्रैंड प्रिक्स यूरोप रेस का सबसे बड़ा गुनाह किया है और उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। मैग्नस के बाद नॉटक्रेव ने फिनिश लाइन क्रॉस की थी, इसीलिए अब वह इस चैंपियनशिप का हकदार होगा। नॉटक्रेव कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ग्रैंड प्रिक्स यूरोप की ट्रॉफी अपने हाथों में पकड़ी है और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एडा मुझसे ज्यादा इस ट्रॉफी के हकदार है, क्योंकि इस खुदगर्जी और मतलबी दुनिया में एडा ने खुद की नहीं सोची, बल्कि हर राउंड में हमें समझाने की कोशिश की कि कोई रेस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, पर किसी ने एडा की बात नहीं मानी। ये कहते हुए वह ट्रॉफी एडा को दे देता है, जिससे वह खुशी से झूम उठी। नॉटक्रेव एरविन से कहता है कि आपकी बेटी सच में बहुत अच्छी रेसर है। एडा इससे काफी हैरान थी, क्योंकि उसने नॉटक्रेव को नहीं बताया था कि मैं एरविन की बेटी हूँ, लेकिन एरविन उसका फिलिप स्टंट देखकर ही समझ गया था। एडा ने चैंपियनशिप में जीते हुए पैसों से पूरा लोन चुका दिया और साथ ही वह एम्यूजमेंट पार्क को भी रेनोवेट करवा देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क में आ सके। एड एडा को अपनी रेसिंग टीम में शामिल करना चाहता था, पर एडा को लगा कि अगर वह एम्यूजमेंट पार्क छोड़ देगी तो उसके पापा का क्या होगा, इसीलिए वह मना कर देती है। लेकिन एरविन ने एड और सिंडी के साथ सभी रेसर्स को पार्क में बुला लिया, ताकि वे एडा को रेसिंग टीम में शामिल कर सके। एडा इससे बहुत खुश होती है और एड के साथ पार्क में रेस करने लगी। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।